हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कशन का है बायोटेक्नोलॉजी और मेडिसिन से रिलेटेड। शुरू करते हैं टॉपिक को स्टूडेंट्स। बायोफार्मास्यूटिकल्स क्या होता है? अब देखो, फार्मास्यूटिकल्स मैंने अभी आपको बताया कि फार्मास्यूटिकल्स जो प्रोडक्शन कर रहे हैं मेडिसिन का, ड्रग का, उसको सेल कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल की है। जब मैं इसमें बायो लगा देता हूं ना स्टूडेंट्स, तो मतलब सोर्स क्या हो गया? सोर्स हो गया बायोलॉजिकल एंटिटी। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, मेडिकल ड्रग्स अगर प्रोड्यूस करी जा रही हैं बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके, सिंथेटिक मटेरियल को या केमिकल को यूज नहीं किया जा रहा, बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, बायोलॉजी एज अ सोर्स यूज किया जा रहा है कोई भी पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए। ये प्रोटीन्स आपके एंटीबॉडीज हो सकते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए बनाने के लिए यूज हो सकते हैं, पर्टिकुलर ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। और इस तरीके के रिसोर्सेज हैं ये जो रेस्टोरेटिव है, प्लस इन वीवो डायग्नोस्टिक उसका जो है पर्पस सॉल्व होता है। इन वीवो बता देते हैं सर आपको। इन वीवो मतलब इनसाइड द बॉडी, और एक वर्ड और होता है इन विट्रो। इसका मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। तो जब लेबोरेटरी में हम किसी पेट्री डिश पर ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराते हैं, तो इसका मतलब हम कैसे कर रहे हैं? इन विट्रो उनका कल्चर कर रहे हैं। जब हम इन वीवो बोल देते हैं, मतलब बॉडी के अंदर जाकर के कोई मेडिसिन, कोई डायग्नोस्टिक एबिलिटी उसके अंदर हो, या वो कोई मेडिसिन पहुंचा रही हो टारगेट जगह पर, ये सब चीजें आ जाती हैं बायोफार्मास्यूटिकल्स। तो फार्मास्यूटिकल्स वर्ड जो आपका सिंपल बेसिक है, उसमें बायोलॉजी जब हमने लगा दी, तो बायोलॉजिकल सोर्स या बायोटेक्नोलॉजी मेथड्स को यूज किया जा रहा है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। ये वर्ड मैंने आपको क्लियर कर दिया स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा जेनेटिकली इंजीनियर्ड हॉर्मोन्स। बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हम कुछ हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करेंगे, जिसमें इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है। ठीक है, तो 1980s में एली लिली नाम की कंपनी, उसने इस तरीके से जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन बनाया और उसको नाम दिया ह्यूमुलिन। ये क्लास 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी में भी टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी में। तो आपके लिए यह समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो हमें आना चाहिए। होता क्या है स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान से समझिए। इंसुलिन जो मैंने आपको लेक्चर 1 में बड़े आसानी से बता दिया था कि ऐसे बन जाएगा, उसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि एक 12th क्लास का बच्चा समझ सकता है तो आपको तो आना ही चाहिए। देखिए, इंसुलिन जो होता है उसके अंदर 3 पेप्टाइड्स होती है, पेप्टाइड चेन्स। अब सर ये पेप्टाइड चेन्स क्या होती है? देखो, प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है अमाइनो एसिड। ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये जैसे अमाइनो एसिड 1, ये अमाइनो एसिड 2, ऐसे ही 3, ऐसे ही 4, 5, 6, इसकी एक चेन बनेगी। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स आगे पीछे जुड़ करके स्पेसिफिक चेन बनाएंगे, और वो जो स्पेसिफिक चेन होती है उसे हम प्रोटीन की चेन बोल देते हैं, या फिर पेप्टाइड चेन बोल देंगे। तो पेप्टाइड चेन प्रोटीन चेन ही है, अमाइनो एसिड से बनी हुई। इसमें जो पर्टिकुलर इंसुलिन में होती हैं वो 3 चेन होती हैं। चेन ए, ये वाली जो दिखा रखी है हमने ब्लू कलर से, वो है ए। ये जो पर्टिकुलर रेड कलर से है इसे कहते हैं बी, और ये जो ग्रे कलर से दिखाई हुई है इसे हम कह रहे हैं सी। राइट। अब स्टूडेंट्स, ये जो ए चेन है और जो बी चेन है, इसको आप ध्यान से देखिए, तो ये सी चेन क्या कर रही है? इसको जोड़ रही है। राइट। लेकिन ये ए और बी चेन के बीच में जब तक ये सी चेन रहेगी, तो स्टूडेंट्स ये इंसुलिन अभी एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। क्या है? इनएक्टिव। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है नेचुरल प्रोसेस में भी, अब इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर रहा हूं स्टूडेंट्स। नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है, नेचर में भी, आपकी बॉडी के अंदर, ये जो पर्टिकुलर सी पेप्टाइड चेन होती है ये रिमूव हो जाती है, और रिमूव होने के बाद ये ए चेन और बी चेन आपस में डाइसल्फाइड लिंकेजेस बनाती हैं, सी चेन फ्री हो जाती है, और फिर इंसुलिन हो जाता है एक्टिव। राइट। तो इसका मतलब सर, ये जो ए चेन है इसके लिए कोई स्पेसिफिक जीन होगी, और ये जो बी चेन है इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक जीन होगी। तो एली लिली कंपनी के लिए ये बहुत सोचने वाली बात थी कि ये 2 पर्टिकुलर पेप्टाइड चेन्स को अलग अलग वो कैसे बनाएं, या फिर इंसुलिन को एक्टिवेट कैसे करें।
इसके लिए उन्होंने क्या काम किया कि एक तरफ उन्होंने वेक्टर लिया और उस वेक्टर में इन्होंने पर्टिकुलर जीन डाली इंसुलिन की जो ए चेन बनाती है, दूसरी तरफ उन्होंने दूसरा वेक्टर लिया और उसके अंदर बी चेन डाली। अब इन्होंने दोनों पर्टिकुलर चेन्स को एज अ फॉरेन जीन ही तो है, ये क्या है, ये फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करके जो बायोटेक्नोलॉजी का मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पूरा का पूरा बेसिक प्रिंसिपल्स वही तो है। तो ये फॉरेन जीन डाल कर स्टूडेंट्स इन्होंने क्या काम किया, वही बिल्कुल एकदम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बैक्टीरिया के अंदर डाल करके कल्चरिंग कर करके जो इन्होंने प्रोटीन निकाला, वो पहला प्रोटीन कौन सा था, ए चेन वाला, दूसरा प्रोटीन निकाला वो था बी चेन वाला। क्लियर। अब ये पर्टिकुलर जीन इंसर्ट करी तो बायोटेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो हो ही गई, ये तो आप समझ ही चुके हैं। ये फाइनली ए चेन और बी चेन को बनाने के बाद उन्होंने आर्टिफिशियली उन्हें डाइसल्फाइड लिंकेजेस से ज्वाइन करके एक्टिव इंसुलिन बनाया। तो इनको क्या करना पड़ा, इनको ए चेन के लिए अलग से एक पूरा प्रोसेस लगाना पड़ा बायोटेक्नोलॉजी का, बी जीन के लिए दूसरा प्रोसेस लगाना पड़ा, फाइनली इनको जोड़ना पड़ा। नेचुरली बॉडी में तो हो जाता है, लेकिन इन्होंने जब ये पर्टिकुलर इंसुलिन बनाया तो इन्होंने इस टेक्निक से बनाया, राइट। अब इसकी डिटेलिंग बीच में अंदर क्या होता है क्या नहीं होता वो सब हमें जानने की जरूरत नहीं है इतना डिटेल में, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि एक वेक्टर होता है, इस वेक्टर के अंदर हम कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए कुछ पर्टिकुलर जीन होती हैं, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, और वो अपने आप में मार्कर की तरह यूज होती हैं। तो जैसे कि यहां पे एएमपी लिखा है तो मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की ये जीन है, तो ये जीन का जो प्रोडक्ट बनेगा तो पर्टिकुलर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएगा एम्पिसिलिन पर। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम इसको जब कल्चर में ग्रो कराएंगे तो हमारी ये वाला पर्टिकुलर जो होस्ट सेल होगी जिसके अंदर ये वाला वेक्टर गया है वही सेल ग्रो करें और बाकी सेल्स मर जाएं एम्पिसिलिन पर, क्योंकि ये जिंदा रहेंगी। एम्पिसिलिन पर्टिकुलर एंटीबायोटिक है, उस एंटीबायोटिक पर ये ड्रग पर जिंदा रहेंगे सेल्स, बाकी मर जाएंगे। तो ये मार्कर की तरह यूज होते हैं, डिटेल में हमें नहीं जाना। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गए। एक पर्टिकुलर जीन ए है, एक पर्टिकुलर जीन बी है, दोनों के प्रोटीन बना करके बाद में डाइसल्फाइड लिंकेज करी। दिस इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन इंसुलिन, ह्यूमुलिन इसका नाम है, और ह्यूमुलिन नाम एली लिली नाम की कंपनी ने 1980s में इसकी डिस्कवरी करी थी। ठीक है, एक आपको मैं हार्मोन के रिस्पेक्ट में और टॉपिक पढ़ा देता हूं, वो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये डायग्राम्स एग्जाम में बनाए जा सकते हैं, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। एक सेल बनानी है बस, उस सेल के अंदर आपको दिखाना है कि भाई ये उसका डीएनए है, ये प्लाज्मिड दिखा दो, ये उसका जेनेटिक मटेरियल दिखा दो। इस जेनेटिक मटेरियल से आपने क्या निकाल दिया, यहाँ पर आपने वेक्टर निकाल लिया। इस जेनेटिक मटेरियल से ये पर्टिकुलर जो सेल है इससे आपने वेक्टर निकाल लिया। वेक्टर देखो ये गोला है, इस वेक्टर में आपने गोला बना करके इसमें कट लगा दिया। सेम चीज़ें हैं जो बिल्कुल पहले पढ़ाई हुई हैं। यहाँ पर ये कट लग गया, कट किससे लगेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगेगा। अब देखो ये ह्यूमन की सेल है, इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होने वाली जीन है। तो इस जीन को, ये फॉरेन जीन को आपने यहाँ पर इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इसको आपने क्या कर दिया, सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, तो बिल्कुल टफ नहीं है ये। हो सकता है गोला घुमा घुमा के आपको दिखा रखा है तो कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन बिल्कुल वही है। फॉरेन जीन, वेक्टर को ओपन किया, फॉरेन जीन में रेड से दिखा देता हूँ, ये रेड कलर की फॉरेन जीन, और फाइनली जाकर के दोनों को मिक्स कर दिया तो होगा क्या, ये वेक्टर के अंदर ये फॉरेन जीन आ जाएगी बस। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि परेशान होना है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, आप इसको आराम से कॉपी में एग्जाम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए पढ़ा दिया आपको, ये हमने आपको पढ़ा दिया जो पर्टिकुलर टॉपिक है पीछे वाला, ये इंसुलिन के रिस्पेक्ट में पढ़ा दिया। ठीक है, दो एग्जाम्पल आपके हाथ में है। अब हम डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक प्रोटीन्स। देखो थेराप्यूटिक वर्ड का मतलब ही ये है कि थेरेपी से रिलेटेड है, सम काइंड ऑफ थेरेपी, जो आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है उसको, एलिमेंट को मतलब ठीक करेगी। तो ये प्रोड्यूस्ड होती हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए से, जहां पर हम कोई पर्टिकुलर जीन होती है उसे इंसर्ट करते हैं। बेसिक्स यही है बायोटेक के। इंसर्ट करने के बाद कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने की कोशिश हो रही है, और वो प्रोटीन का जो है एक्सप्रेशन बनेगा किसमें, बैक्टीरिया में बना लेंगे, यीस्ट के अंदर बना लेंगे। यूनिसेलुलर फंगस होती है यीस्ट, यूनिसेलुलर फंजाई होती है यीस्ट, मैमल्स की सेल में बना लेंगे। ऐसी पर्टिकुलर बेसिक सेल्स में उसको हम कल्चर कर लेंगे। अब एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, ह्यूमन इंसुलिन सर ने ऑलरेडी पढ़ा दिया। एक तो ये तरीका है डायबिटीज़ के लिए,
तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि इंसुलिन जो होता है वो डायबिटीज़ में उसके जो पर्टिकुलर लोग डायबिटीज़ जिनको होती है उनकी बॉडी में शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो इंसुलिन जो होता है ये शुगर के लेवल को कम करता है हमारी बॉडी में, इस हार्मोन से शुगर कंट्रोल होती है। तो वही आपको जो एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं कि भाई मीठा नहीं खाना, फिर वो एक मोटे से अंकल आते हैं वो गुलाब जामुन खा रहे होते हैं, उनकी वाइफ डांटती है, तो वो सब आप जानते हो ऑलरेडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एरिथ्रोपोएटिन। ये एरिथ्रोपोएटिन जो प्रोटीन होता है ये हमारी बॉडी में आरबीसी सेल्स बनाने में रोल प्ले करता है और इनफैक्ट हीमोग्लोबिन बनाने में रोल प्ले करता है। तो हीमोग्लोबिन बनाने में ये रोल प्ले करता है। तो अगर ये नहीं होगा प्रोटीन तो अनीमिया हो जाएगा लोगों को और फिर उनकी बेसिक ऑर्गन फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है, हम ये भी बना सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, इनफैक्ट हम वैक्सीन भी बना सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी के लिए हमने वैक्सीन बनाई, ये भी रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से बन सकती है। चलो अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स क्या होती हैं सर? क्या मैंने आपको वैक्सीन्स टॉपिक में कोविशील्ड के बारे में पढ़ाया था? कोविशील्ड कैसे बनाई गई याद करिए, उसमें मैंने चिंपैंजी के बारे में बताया था कि उसका चिंपैंजी का एडिनो वायरस हमने लिया है और चिंपैंजी के एडिनो वायरस के अंदर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग करके स्पाइक प्रोटीन, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ध्यान से देखिए उस वीडियो को दोबारा से, वैक्सीन की स्पाइक प्रोटीन के लिए जो जीन थी उस जीन को इंट्रोड्यूस किया था एडिनो वायरस के अंदर और फिर हमने क्या किया था, अपना जो पर्टिकुलर ये स्पाइक प्रोटीन थे ये एक्सप्रेस हो जाएंगे और उसके अगेंस्ट हमने एंटीबॉडीज उस तरीके की बनाई थी। तो स्टूडेंट्स ये भी अपने आप में एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल भी किसका है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन का, क्योंकि जेनेटिक लेवल पर हमने चेंजेस यहाँ पर किए हैं। इसी तरीके से आपका हेपेटाइटिस बी भी एक एग्जाम्पल है। इनफैक्ट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस फीमेल्स के अंदर सर्विकल कैंसर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये वैक्सीन्स उस तरीके की वैक्सीन्स होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं कि जहां दो तरीके के डीएनए को मिक्स करके रिकॉम्बिनेंट, रिकम्बाइन वर्ड है यहाँ पर इंग्लिश का, रिकॉम्बिनेशन से डीएनए बनाया जाता है, जैसे फॉरेन जीन बाहर की होती है। अब हेपेटाइटिस बी के बारे में जल्दी से शॉर्ट में पढ़ा देता हूं मैं कि मान लीजिए ये हेपेटाइटिस बी का वायरस है। वायरस का आपको पता है कि अंदर क्या होता है, वायरस में अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, राइट। और वायरस के बाहर क्या होती है, ये प्रोटीन की कोट होती है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक वायरस का। अब मैं क्या काम करूंगा, इस जेनेटिक मटेरियल में से हमने ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन निकाल ली और ये जो पर्टिकुलर जीन है ये कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए कोड होती है, क्योंकि जीन क्या करेगी, बेसिक ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जीन से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो ये जो स्पेसिफिक जीन है ये प्रोटीन बनाने के लिए यूज हो रही है और ये प्रोटीन कहाँ है, सरफेस प्रोटीन है, एक वायरस का सरफेस प्रोटीन। हम इस जीन को निकाल करके किसी भी वेक्टर के अंदर डाल देंगे। वेक्टर कोई भी हो सकता है, यीस्ट सेल ले रखी है मैंने यहाँ पर, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल ले सकते हैं। यीस्ट सेल के अंदर से इसका पर्टिकुलर डीएनए लिया हमने, कोई पर्टिकुलर वेक्टर लिया और वेक्टर के अंदर इस फॉरेन जीन को डाल दिया और इस वेक्टर को उठा करके यीस्ट सेल के अंदर डाल दिया। अब क्योंकि इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो ये पूरी सेल भी कैसी हो गई, रिकॉम्बिनेंट सेल होगी। इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग करी जा चुकी है, फॉरेन जीन इसके अंदर है। अब ये क्या काम करेगा, ये पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस होने के बाद ये क्या बना देगा, ये बनाएगा एंटीजेंस। स्टूडेंट्स ये जो पर्टिकुलर एंटीजेंस है ये एंटीजन प्रोटीन ही तो है, और ये प्रोटीन कौन से हैं, ये वही प्रोटीन तो हैं जो सरफेस प्रोटीन है, जो स्पेसिफिक सरफेस प्रोटीन वायरस के हैं। अब इन प्रोटीन्स को आप क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी में डाल सकते हैं, और जब इन प्रोटीन्स को, इन एंटीजेंस को हम अपनी बॉडी में डालेंगे तो वही तो वैक्सीन है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब ये पर्टिकुलर एंटीजन जाएगा तो हमारी बॉडी बोलेगी क्या कि भाई ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स, एंटीजन भी तो प्रोटीन्स ही हैं, ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं, चलो इसके अगेंस्ट हम क्या बना लेते हैं, एंटीबॉडीज। तो वैक्सीन का बेसिक फंडा ये था कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगा, राइट। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएगा स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ और हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, इम्यून हो जाएगी।
पहले से ही हमारी बॉडी में इन एंटीजन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी। अब नेक्स्ट टाइम अगर हेपेटाइटिस का वायरस आएगा, चलो मैं तुम्हें अटैक करता हूं, तो हमारी बॉडी कहेगी भैया तेरे सरफेस पे जो प्रोटीन है ना, उन प्रोटीन्स को देख करके हमने ऑलरेडी अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज बना रखी हैं। जैसे ही तुम एंटर करोगे हमारी बॉडी में, इम्यून सेल्स रेडी हैं तुम्हें काउंटर करने के लिए। तो ये हेपेटाइटिस के वायरस से किसी पर्सन को इन्फेक्शन होगा ही नहीं। बॉडी में ये वायरस आएगा, आते ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा और किसी इंडिविजुअल को हेपेटाइटिस भी नहीं फैलेगा। बेसिक फंडा, एंटीजन बना रहे थे बस हम किसी तरीके के सरफेस जो प्रोटीन्स होते हैं वायरस के। आई होप जेनेटिक इंजीनियरिंग से आपको यह समझ में आया कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कैसे बनती है। कोविशील्ड भी अपने आप में एक एग्जांपल है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का, और इसी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर। यहाँ पर जो प्रीलिम्स में आया था क्वेश्चन, सब वैक्सीन सब पढ़ के गए थे क्योंकि सबको पता था कोरोना वायरस है, वैक्सीन पढ़ना है, लेकिन बस एक स्टेप आगे यूपीएससी चलता है आपसे, उसने वैक्सीन के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट वर्ड लगा दिया और फिर वो क्वेश्चन टफ हो गया स्टूडेंट्स के लिए। चलो अब क्वेश्चन आता है, सर एडवांटेजेस बता दीजिए जल्दी से कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन के एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज तो यही है भाई कि कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि इनफैक्ट इनिशियली हो सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगे, लेकिन बाद में आपको जो है इसको रेप्लिकेट करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, और ये सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल रिस्पॉन्स दोनों अराइज करेगा। अब देखो ये नया शब्द आ गया आपके लिए, अगेन मैं बोलूंगा क्लास 12 के एनसीईआरटी में लिखा है। देखो स्टूडेंट्स, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स का मतलब हो गया बी सेल्स बनाना, और सेल मीडिएटेड हो गया आपका टी सेल्स बनाना। और स्टूडेंट्स आपको पता है ये बी सेल्स और टी सेल्स जो दोनों ही सेल्स हैं ये लिम्फोसाइट्स हैं। हमारी बॉडी में ये बी सेल्स तो आपको पता है कि ये प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं, और ये प्लाज्मा सेल्स आपकी एंटीबॉडीज नाम के प्रोटीन्स बनाती हैं, पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो दोनों ही तरीके का रिस्पॉन्स शो करती हैं, इसलिए ये भी आसान है डेफिनेटली हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। प्लस कंटेमिनेशन बहुत कम रहेगा जब हम इनका प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि आपने जेनेटिक लेवल पर इंजीनियरिंग करी है। अब जेनेटिक लेवल पर जब चेंजेस कर दिए ना, तो प्रोटीन्स ऑटोमेटिकली अपने ट्रांसलेशन से बन जाएंगे, हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन स्पेसिफिक भी रहेगी क्योंकि स्पेसिफिक जो आपने एंटीजन्स लिए हैं वो वायरस के ही तो हैं, और वायरस आपने सिंथेटिकली आर्टिफिशियली एंटीजन नहीं बनाए, आपने तो वायरस का ही सीधे जीन ले लिया और वही जीन प्रोटीन बना देगा, एंटीजन बना देगा। तो स्पेसिफिक भी है और इसके साइड इफेक्ट्स भी कम रहेंगे क्योंकि ये एफिशिएंट भी ज़्यादा रहेगा, हेपेटाइटिस बी के वायरस को मारने में भी सक्षम ज़्यादा रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग जो है इस वैक्सीन का बहुत तेज़ी से हो पाएगा। यही मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन जब एक बार ये बन जाएगा, प्रोटोकॉल तैयार हो जाएगा, तो बहुत तेज़ी से हम इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। और हमेशा जो कॉम्पोजिशन रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा। मतलब हमेशा ही जो आपने जेनेटिक लेवल पर जब चेंजेस करते हैं ना हम, तो एक सेल है वो सेल डिवाइड करेगी, फिर वो सेल फर्दर डिवाइड करेगी, वो फर्दर डिवाइड करेगी। अब जो भी सेल्स आप यूज़ कर रहे हो वैक्सीन बनाने के लिए, जिसके अंदर से प्रोटीन्स निकालोगे, तो वो हमेशा एक तरीके के ही प्रोटीन्स होंगे क्योंकि जीन लेवल पर ही आपने चेंजेस कर दिए, राइट। तो ये इसके थोड़े फ़ायदे हैं, लेकिन अगर कुछ फ़ायदे हैं तो स्टूडेंट्स कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि भाई अगर ये हेपेटाइटिस जो बी का ये वायरस है, अगर इस वायरस के अंदर म्यूटेशंस हो जाएंगी और इसके जीन लेवल पर चेंजेस हो जाएंगे, तो पर्टिकुलर इसकी सरफेस पे जो प्रोटीन्स हैं उसमें भी चेंजेस हो जाएंगे। तो हो सकता है कि आपने वैक्सीन ले रखी थी किसी स्पेसिफिक एंटीजन 1 के लिए, एंटीबॉडी तैयार थी, लेकिन क्योंकि इसके प्रोटीन में चेंजेस हो गए तो एंटीजन 2 बनने लगा। अब वो दूसरे तरीके का प्रोटीन है और उस प्रोटीन को लेकर के आपकी बॉडी तैयार नहीं है। और वो नया प्रोटीन क्यों बना रहा है पर्टिकुलर वायरस? क्योंकि उसके अंदर बॉडी में जीएनए के अंदर चेंजेस हो गए, म्यूटेशंस हो गए। लेकिन हेपेटाइटिस के वायरस के अंदर इतने ज़्यादा जेनेटिक म्यूटेशंस नहीं देखे जाते। आपसे अगर पूछा जाए कि फिर भाई HIV वायरस की वैक्सीन क्यों नहीं है जब हम हेपेटाइटिस की बना सकते हैं, तो इसका बेसिक कारण यही है कि इसके अंदर जो जेनेटिक म्यूटेशंस है ना, वो बहुत ज़्यादा फास्टर है, बहुत ज़्यादा फास्टर।
और इतने ज़्यादा म्यूटेशन हो रहे हैं कि इसके सरफेस प्रोटीन चेंज करते रहते हैं, और सरफेस प्रोटीन अगर चेंज करते हैं इसका मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स। यही चीज़ कोरोना वायरस के केस में भी, जब हम कहते हैं ना ये वेरिएंट आ गया, ये वेरिएंट आ गया, वैक्सीन हमारी अब कब काबिल है, अब नहीं है, ये सब चीज़ें भी यही बताती हैं स्टूडेंट्स की जो वायरस है कोरोना वायरस, उसके सरफेस पे प्रोटीन्स जो हैं चेंज कर रहे हैं। अगर आपने कोई स्पेसिफिक वैक्सीन ले भी रखी है तो हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए हो, किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए हो सरफेस, लेकिन अगर वायरस का सरफेस प्रोटीन ही चेंज कर गया तो फिर आपके अंदर जो बॉडी के इम्यून सेल्स हैं वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, वायरस को बॉडी में एंटर करके डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा और आपको भी परेशान कर सकता है। तो एनीवेज ये खैर कारण है कि HIV की वैक्सीन अभी तक कमर्शियल वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक्स हो गए। अगला टॉपिक हमारा डिस्कशन का है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी ये सारे टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर तो बनना नहीं है, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक्स पता होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन निकलना चाहिए, और मेंस में आपको लिखने के लिए 2-3 लाइनें, 2-3 एग्जाम्पल होने चाहिए। सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। सर की बस कोशिश ये है कि जब तुम इन सब चीज़ों को 2-3 दिन लगा करके पढ़ोगे, एक वीडियो देख लो, उस वीडियो में टॉपिक खत्म हो जाएगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या बना रहे हैं हम, एंटीबॉडीज ही तो बना रहे हैं। अब ये एंटीबॉडीज में जब सर ने वर्ड लगा दिया मोनोक्लोनल, तो क्लोन वर्ड आप पढ़ चुके हो, क्लोनिंग आप पढ़ चुके हो। अब एक ही पेरेंट सेल है और इस ही पेरेंट सेल से लेकर के हमने एंटीबॉडीज बना दी, और वो सारी की सारी एंटीबॉडीज बिल्कुल एक जैसी हैं और सेम सेल, पेरेंट सेल से भी निकली हैं, तो ऐसी एंटीबॉडीज को हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, क्योंकि ये जो पेरेंट सेल हैं ये लिटरली आइडेंटिकल कॉपीज हैं एक दूसरे की, और ये एंटीबॉडीज भी एक दूसरे के आइडेंटिकल कॉपीज हैं। तो ये प्रोड्यूस होती हैं बाय क्लोनिंग, डिराइव्ड फ्रॉम द सिंगल पेरेंट। और ये सिंगल पेरेंट क्या है, एंटीबॉडीज बन रही है तो भाई वाइट सेल, वाइट ब्लड सेल्स ही होंगी, सिंपल है। ये वाइट ब्लड सेल्स जो सोल्जर्स ऑफ द बॉडी हैं यही तो एंटीबॉडीज बनाती हैं। स्पेसिफिकली उसमें भी हम बी सेल की बात करेंगे, तो बी सेल स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं, ये बाइंड करेंगी टू द सेम एपिटॉप। अब ये शब्द आपको शायद नहीं पता होगा, इस शब्द को समझा देते हैं। देखो एक पर्टिकुलर, मान लीजिए ये पर्टिकुलर क्या है, फॉरेन सेल है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, आपकी बॉडी पे एंटर करेगा। आपकी बॉडी में एंटर करते हुए इसकी सरफेस पर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होंगे। ये स्पेसिफिक क्या है, स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन्स हैं, और इसीलिए तो हम कहते हैं ये एंटीजन है, फॉरेन सेल। अब इन स्ट्रक्चर्स को अगर मैं पहचान लूं तो इस पर अटैक कर सकता हूं। मतलब मेरे पास जो एंटीबॉडीज हैं कैसे भी करके इन स्ट्रक्चर्स को पहचान ले, जो सेम चीज आपकी पीछे इस टॉपिक में हो रही थी कि इस वायरस को पहचानने के लिए इसके सरफेस के प्रोटीन को पहचान लिया जाए, इसीलिए हमने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई थी। सेम चीज यहां पर है। तो ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं ना, एंटीजन जिन्हें हम बोलते हैं, ये स्पेसिफिक एंटीजन जो सरफेस पे होते हैं किसी सेल के, किसी वायरस के, किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के, उन्हें हम कहते हैं एपिटोप। ठीक है, तो ये एपिटोप पार्ट ऑफ द एंटीजन ही है जो अपने आप में क्या है, रिकॉग्नाइज किया जाएगा बाय द एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी पूरे एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करती, वो कहती है कि भाई ये पर्टिकुलर एपिटोप है, ये पर्टिकुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, मतलब ये वही सेल है, राइट। अब कोई, मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, भाग रहा है भाई, और बंदूक चला के, गोली चला के भाग रहा है, अटैक करके भाग रहा है, तो पुलिस कैसे रिकॉग्नाइज करेगी, भाई उसने येलो कलर की जैकेट पहनी थी, भाई वो जब भाग रहा था उसकी टर्बन थी, कुछ इस तरीके की टर्बन थी, उसने जो है हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे, ऐसी चीज़ों से रिकॉग्नाइज करा जाएगा ना। गाड़ी का नंबर जो है वो उत्तर प्रदेश का था, UP16, UP14 लिखा हुआ था, ऐसी चीज़ें रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है कि भाई ये वही तो नहीं है। तो ये हमारी बॉडी में भी हो रहा है स्टूडेंट्स की सेल्स जो होती हैं, एंटीबॉडीज जो होती हैं, वो रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करती हैं यूजिंग दीज एपिटोप्स। एपिटोप समझ में आया। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दे कैन बी यूज्ड, किस पर्पस के लिए यूज होंगी, पहली बात तो एंटीबॉडीज हैं, तो डेफिनेटली टॉक्सिन्स को, हमारी बॉडी में अफेक्टेड सेल्स जो हैं उन्हें मारने में रोल प्ले करेंगी, प्लस ड्रग्स को कैरी करने में भी रोल प्ले करेंगी, डिजीज को ट्रीट करने में भी हेल्प करेंगी, इनफैक्ट सम टाइप ऑफ कैंसर्स, स्पेसिफिक कैंसर्स को भी ट्रीट करने में ये हेल्प करती हैं। ये इसके बेसिक्स एप्लीकेशंस हो गए, डेफिनेशन हो गई। अब बताता हूं मैं आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनती कैसे हैं। बहुत आसान है, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। इसको पहले ऐसे समझाता हूं मैं शॉर्ट में, थोड़ा सा कुछ बेसिक्स बता देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा।
स्टूडेंट्स एक माइस है, अब माइस के अंदर हमने स्पेसिफिक एंटीजन डाल दिया, मतलब ये वो वाला एंटीजन है जिसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडीज बनानी है। माइस के अंदर हमने वो एंटीजन डाल दिया, एंटीजन कुछ भी हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन है, वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, वो हमने इसकी बॉडी में डाला। अब माइस का जो इम्यून सिस्टम है, वो भी तो मैमल है, उसका भी तो इम्यून सिस्टम है, उसका इम्यून सिस्टम कुछ एंटीबॉडीज अपने आप ही बना लेगा, राइट? तो हमें ये पता है कि इसकी एंटीबॉडीज अंदर बन गई हैं माउस के अंदर, माउस के इम्यून सिस्टम के अंदर। तो हम इस माउस की स्प्लीन सेल्स को निकालेंगे। स्प्लीन एक ऑर्गन होता है स्टूडेंट्स। स्प्लीन सेल्स के अंदर क्या होगा कि ये पर्टिकुलर एंटीबॉडीज भी होंगी, और माइस का ये पर्टिकुलर सेल्स जो है स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ सेल्स हैं जिनको निकाला जाता है। माइस की स्प्लीन सेल्स के साथ हम क्या करेंगे, ट्यूमर सेल्स को लेंगे। स्टूडेंट्स ट्यूमर सेल्स कौन सी, मायलोमा सेल्स। ये जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ मायलोमा सेल्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये होती हैं ट्यूमर सेल्स। ट्यूमर सेल्स, और उसमें भी ट्यूमर जो होता है ये WBC की सेल्स का होता है। ट्यूमर सेल्स आपको पता है, इन सेल्स की कैपेबिलिटी क्या होती है कि ये मल्टीप्लाई करती हैं, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती हैं। और कैंसर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा डिवाइड करी जा रही है कि इनका डिवीजन का मेथड अनकंट्रोल्ड हो चुका है और मास ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो ब्लड ट्यूमर जिसे कहते हैं हम, जिसे हम कहते हैं कि भाई ब्लड कैंसर हो गया, राइट? तो वो ट्यूमर सेल्स ली जाती हैं। इन सेल्स को और इन सेल्स को मिला करके फ्यूज कर दिया जाता है, ठीक है? तो अब देखो मैंने आपको यही चीज़ डायग्राम में दिखाई है कि ये माइस है, माइस के अंदर से हमने प्लाज्मा सेल्स निकाल ली। अब ये प्लाज्मा सेल्स स्प्लीन सेल्स में से ही निकलेंगी। इन सेल्स को हमने ट्यूमर की सेल्स के साथ फ्यूज कर दिया। सर हम ट्यूमर की सेल्स को क्यों फ्यूज कर रहे हैं? क्योंकि ट्यूमर की सेल्स के अंदर क्या कैपेसिटी है, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करना, राइट? क्यों ना इसकी इस एबिलिटी को हम यूज़ कर लें। होता क्या है, होता यह है कि हमारी बॉडी में एंटीजन जाता है, तो एंटीबॉडीज़ जब बनती हैं वो बहुत टाइम लेती हैं। तो क्यों ना हम ऐसा यहाँ पर ट्यूमर सेल्स का एप्लीकेशन ले लें कि जब ये पर्टिकुलर ट्यूमर सेल्स के साथ मिलकर के प्लाज्मा सेल्स का हम एक हाइब्रिड बनाएं, जिसे हम हाइब्रिडोमा कह रहे हैं। इसके अंदर दो कैपेसिटी हो। पहली इसका फंक्शन हो कि भाई ये तो एक तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकेगा, क्योंकि ये वो सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकती हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा ये क्योंकि ट्यूमर सेल्स का भी जीन इसके अंदर है, सेल इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये बहुत फास्टर रेट पर मल्टीप्लाई करेंगी, और जितना फास्टर रेट पे मल्टीप्लाई करेंगी उतनी ही एंटीबॉडीज़ भी बनेंगी। तो ये दोनों चीज़ें हम इस हाइब्रिडोमा के अंदर देखते हैं। एंड इस तरीके की हाइब्रिडोमा सेल्स को फिर हम कल्चर करते हैं। कल्चर करने के लिए मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कराना आर्टिफिशियल मीडियम में। अगेन द वर्ड इज इन विट्रो, जो मैंने पीछे बताया आपको। एक पेट्री डिश के अंदर इनको कल्चर करा जाएगा, और वो स्पेसिफिक मीडियम के ऊपर होता है स्टूडेंट, जो इसका खाना होता है वो स्पेसिफिक मीडियम होता है जिसे हम हैट कल्चर बोलते हैं। अगेन लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिटेल, कुछ केमिकल है, कुछ नहीं है। और इस पर्टिकुलर कल्चर में ये सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे, उनका खाना है ये। जब ये बहुत सारी सेल्स इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इनके अंदर ट्यूमर सेल्स की कैपेसिटी है फास्टर मल्टीप्लिकेशन की, तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ ये प्रोड्यूस कर लेंगे स्टूडेंट्स। और ये क्योंकि सेम सेल से, सेम टाइप ऑफ सेल्स है ना, जिनको हमने क्लोन किया है आर्टिफिशियल मीडियम में, सेम टाइप ऑफ सेल्स से एक जैसे आपको एंटीबॉडीज मिल रही हैं, बिल्कुल सिमिलर काइंड की। इसीलिए हम बोल रहे हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एंड दे विल बी वेरी वेरी स्पेसिफिक एज वेल। स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन को पकड़ करके ही उसके अगेंस्ट एक्ट करेंगी, और वो स्पेसिफिक प्रोटीन उस एंटीजन का है जो आपने दिया है। राइट स्टूडेंट्स, तरीका समझ में आया, टॉपिक समझ में आया। स्प्लीन सेल्स याद रखिएगा, माइलोमा सेल्स याद रखिएगा, उनको मिलाकर के हाइब्रिडोमा बनाया है। हाइब्रिडोमा को ही कल्चर किया है हैट मीडियम पर, और वहां से उससे निकली हैं एंटीबॉडीज जो एक जैसी हैं, बस। अब सर इसका एडवांटेजेस बता दो। हाइब्रिडोमा सेल्स जो है ना, ये इमॉर्टल सोर्स ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो गई, क्योंकि इनके अंदर ट्यूमर सेल्स हैं और ट्यूमर सेल्स मल्टीप्लाई करती चली जाएंगी। पहला एडवांटेज। सेम क्वालिटी, जितनी भी एंटीबॉडीज बनेंगी, ऐसा नहीं कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं, सारी एक जैसी होंगी, सारी इफेक्टिव होंगी, और बिल्कुल अच्छे से इन एंटीबॉडीज़ को हम
डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में भी प्रोड्यूस करेंगे तो सेम रहेंगी। मतलब आप सोचो लार्ज स्केल पर अगर इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना पड़ा तो बैचेस में करना पड़ेगा, इसका मतलब दे विल रिमेन दी सेम, इनकी क्वालिटी खराब नहीं होगी। हाईली रिप्रोड्यूसिबल है, स्केलेबल है, मल्टीप्लाई करो कितना भी, और अनलिमिटेड प्रोडक्शन सोर्स है क्योंकि ये इनके अंदर ट्यूमर सेल्स के यहाँ पर जीन्स होंगे। एंटीबॉडीज वेन एवर नीडेड, हमेशा एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रोड्यूस करी जा सकती है क्योंकि क्लोन करे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर सेल्स को। और मेंटेनिंग द एनिमल, नो नीड टू वरी अबाउट मेंटेनिंग द एनिमल। हाँ, इस पॉइंट का मतलब हुआ कि जो माइस है उस माइस को भाई अब जिंदा रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कल्चर के अंदर अपना उन सेल्स को रखा हुआ है जो हाइब्रिडोमा सेल्स हैं, बस अब इन्हें कभी भी मल्टीप्लाई कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। एंटीजन और इम्यूनोजेन नीड नॉट बी प्योर, कोई पर्टिकुलर एंटीजन जब हम अपनी बॉडी में डालते हैं एंटीबॉडी बनाने के लिए तो ये उसकी प्योरिटी देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जैसा भी हो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन गई और वो एंटीबॉडीज़ हाइब्रिडोमा से एक जैसी ही बनेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ फ़ायदे हैं स्टूडेंट्स, तो डिसएडवांटेज भी हैं इसके स्टूडेंट्स। जैसे कि पहला डिसएडवांटेज है बहुत एक्सपेंसिव है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है इसका एक्सपेंसिव तो है ही। देखिए स्मॉल पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, अगर छोटे एंटीजन्स है ना तो इन छोटे छोटे एंटीजन्स को लेकर के हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाएं तो ये पॉसिबल ज़्यादातर नहीं हो पाता है। उसके अलावा हाइब्रिडोमा कल्चर जो है इसके अंदर ही कंटामिनेशन हो गया, कोई बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन लग गया और वो सेल्स आपकी ख़राब हो गई। आउटसाइड दी बॉडी है ना, एक माउस के अंदर तो इन्फेक्शन नहीं हो सकता इतनी आसानी से, लेकिन एक पेट्री डिश के अंदर इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है, तो वो प्लेट ही ख़राब हो गई आपकी, हाइब्रिडोमा सेल्स ही ख़राब हो गई, ये एक पॉसिबिलिटी है। ये सिस्टम जो है ज़्यादातर जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाने का है ये रैट और माउस के अंदर तो सक्सेसफुल था लेकिन बाकी एनिमल्स में, एनिमल मॉडल्स में नहीं था, ऐसा देखा गया है, इसलिए ये भी अपने आप में एक डिसएडवांटेज है। और मोर देन 99% ऑफ द सेल्स ये सर्वाइव नहीं कर पाती ड्यूरिंग द फ्यूजन प्रोसेस। जो आपको स्प्लीन सेल्स का और ये माइलोमा सेल्स का जो मैंने फ्यूजन बताया ना, ये फ्यूजन ज़्यादातर नहीं हो पाता, मुश्किल रहता है, इनफैक्ट 99% नहीं हो पा रहा। तो इस चक्कर में क्या होता है, जो यूज़फुल एंटीबॉडीज़ की रेंज होती है वो लिमिटेड हो जाती है। कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ एडवांटेज है, पूरा टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है, डिसएडवांटेज एडवांटेज के साथ पूरा डायग्राम बता दिया, डेफिनेशन दे दी। मेंस में भी कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ गया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरे इसमें नॉलेज है, लेकिन इसके चांसेस हैं प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने की। और अगर एप्लीकेशंस फील्ड में जाएंगे पर्टिकुलर बायोटेक्नोलॉजी की, मेडिसिन में, तब अपने आप में ये एक एग्जाम्पल बनता है, राइट। लेकिन हम एंटीबॉडीज़ तो बना ही सकते हैं एक जैसी क्वालिटी की, तो ये भी बहुत अच्छा एक मतलब रिसर्च तो है ही। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अगले टॉपिक पर, दैट इज जीन थेरेपी। नाम से क्लियर हो रहा है, कोई पर्टिकुलर जीन है उसमें डिफेक्ट है और उस डिफेक्ट को हमें क्या करना है, क्योर करना है। अब जीन को रिप्लेस कर सकते हैं, जीन के अंदर चेंजेस ला सकते हैं, उसके जो डिफेक्ट है उसको दूर कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर जीन ऐसी है जिसके प्रोडक्ट से हार्म हो रहा है बॉडी में तो उसके प्रोडक्ट को कम कर सकते हैं। ये सब कुछ जीन थेरेपी तो है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मॉडिफाई करा जा रहा है पर्सन के जीन लेवल पर और उसे ट्रीट करने की और क्योर करने की पर्टिकुलर डिजीज से कोशिश है। तो बहुत से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनको ट्रीट किया जा सकता है यूजिंग जीन थेरेपी, और उसके जो तरीके हैं मैंने आपको बता दिया। अब रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेसिंग अ डिजीज कॉजिंग जीन, जीन को ही रिप्लेस कर दिया हेल्दी जीन से, पहला तरीका। डिजीज कॉजिंग, कोई जीन डिजीज कॉज कर रही है तो उसे इनएक्टिवेट कर दो, बनने ही मत दो उसके प्रोटीन। वो जीन जब एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, उसको प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो डिजीज नहीं होगी। हो सकता है कोई जीन ही रिस्पॉन्सिबल हो डिजीज कॉज करने के लिए। तीसरा है इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू और मॉडिफाइड जीन। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, एक तो हो गया कि भाई उसको जीन को रिप्लेस कर दो हेल्दी जीन से, एक हो गया कोई नई जीन ही डाल दो जिससे बॉडी में जो इम्पैक्ट आ रहा है वो मिटिगेट हो सके। तो ये तीन अप्रोच होती हैं जीन थेरेपी की। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब देखो इसमें एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि अगर पर्टिकुलर सेल है और उसके अंदर वो जीन फंक्शनल नहीं है जिसकी वजह से कोई डिजीज हो रही है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमने एक डीएनए को, ये तीसरा मेथड हो गया, एक नए तरीके के डीएनए को हमने क्या काम किया, डाल दिया। अगर वो सिमिलर काइंड है तो रिप्लेस करने वाली बात होगी, और कोई नया ही है तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू वर्जन, लॉस्ट जीन के फंक्शन को कंपेंसेट करने के लिए। और उसके बाद सेल अपना नॉर्मली फंक्शन करेगी क्योंकि उसके अंदर वो प्रोटीन आ जाएगा जिसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ को समझने के लिए स्टूडेंट्स दो तरीके के जीन थेरेपी मेथड्स पॉसिबल हैं।
पहला है सोमैटिक और दूसरा है जर्म लाइन। सोमैटिक का मतलब हो गया जो भी हमारी बॉडी में गैमेट्स बनते हैं ना स्टूडेंट्स, जैसे कि मेल के अंदर ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है बेसिक बायोलॉजी में। तो मेल के अंदर जैसे गैमेट्स बनते हैं स्पर्म सेल के, फीमेल के अंदर गैमेट्स बनते हैं एग सेल के। तो अगर हम इन पर्टिकुलर सेल्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं करते हैं और बॉडी की किसी और तरीके की सेल में करते हैं, मतलब स्किन सेल हो गया, ये ब्लड सेल हो गया, आपके जो पर्टिकुलर और भी तरीके की सेल्स हैं, बोन सेल्स है, मसल सेल है, वो सारी सेल्स जो रिप्रोडक्टिव नहीं है। गैमेट सेल्स कैसी हैं? ये आर रिप्रोडक्टिव। तो जब नॉर्मल इस तरीके की सेल्स में जो रिप्रोडक्टिव नहीं है, उनमें जब हम करते हैं जीन थेरेपी, तो उसे बोलते हैं सोमैटिक। जर्म लाइन का मतलब ही है कि हम गैमेट्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्पर्म की, हम बात कर रहे हैं एग सेल की। और जब आप इनमें चेंजेस कर देंगे ना, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में इसका इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स थी। अब इस तरीके की जर्म लाइन जीन थेरेपी को यूज करके डिजाइनर बेबीज बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, जीन एडिटिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट था। जीन एडिटिंग करोगे तभी तो जीन थेरेपी कर पाओगे। तो टॉपिक सब जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है आइसोलेटेड टॉपिक्स है। जीन एडिटिंग पहले पढ़ा दिया आपको। जीन एडिटिंग में जीन को कट करा जा रहा है, तभी तो उसमें कोई पर्टिकुलर जीन इंसर्ट करी जाएगी। क्रिस्पर केस9 पढ़ा दिया आपको। अब इसके इफेक्ट जो है नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, जर्म लाइन के, और सोमैटिक में नहीं जाएंगे। तो हमें कौन सा पर्टिकुलर जीन थेरेपी पर फोकस करना है जिसका मिसयूज ना हो सके? तो ये जो सोमैटिक है ये तो भाई अलाउड है एक बार को, लेकिन जर्म लाइन अलाउड नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से इसके मिसयूज बहुत हो सकते हैं। डन, समझ में आ गया? अब लेते हैं डिफरेंस इनमें। तो ये आपको मैंने बता ही दिया कि भाई एम्ब्रियो के अंदर ही जीन थेरेपी कर दी, और उसकी वजह से जो ह्यूमन जो बन रहा है उसके अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोड्यूस होने लगे प्रोटीन्स, और ये उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएंगे। तो ये जीन थेरेपी है जर्म लाइन वाली। सोमैटिक में देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके के चेंजेस करे गए हैं कि उस बॉडी के पर्टिकुलर फंक्शन पर, बॉडी के ऑर्गन पर उसका इंपैक्ट आएगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन पर ये नहीं जाएंगे चेंजेस, ये नेक्स्ट जनरेशन पर नहीं जाएंगे। अब एक एग्जांपल लेंगे, अगेन एनसीईआरटी क्लास 12 का एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप उसको डिटेल में पढ़िए। वहां पर तो शॉर्ट में पैराग्राफ में लिख करके छोड़ दिया है, पता होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा ADA जीन के बारे में, राइट? ये जो पर्टिकुलर जीन है इसे हम क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन डीअमाइनेज, एंजाइम बनाने वाली जीन। तो एडिनोसाइन डीअमाइनेज एंजाइम बनेगा इस ADA जीन से। तो ये जीन है, ये पर्टिकुलर उसका क्या हो गया? प्रोटीन हो गया। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से ये प्रोटीन बनेगा। अब इस एंजाइम का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका फंक्शन होता है कि डीऑक्सी एडिनोसाइन नाम का जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है डीएनए जब ब्रोकन हो जाता है। तो डीएनए के ब्रोकन होने पर ये डीऑक्सी एडिनोसाइन नाम का पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है, और ये जो एंजाइम होता है एडिनोसाइन डीअमाइनेज, ये इसे कन्वर्ट कर देता है, मॉडिफाई करता है, और ये बॉडी में अगर एक्यूमुलेट कर जाएगा तो ये टॉक्सिक होता है, और मॉडिफिकेशन जब हो जाएगी तो फिर वो टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी बॉडी में एडिनोसाइन डीअमाइनेज एंजाइम ही नहीं रहा, क्योंकि ADA जीन में डिफेक्ट आ गया, तो आप समझिए कि टॉक्सिन बॉडी में क्या होगा? एक्यूमुलेट करेगा, हमें नहीं चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर की, जेनेटिक प्रॉब्लम की, जहां ये एंजाइम बॉडी में नहीं बन रहा, क्योंकि ADA जीन में क्या आ गया? डिफेक्ट आ गया। डन। अब इस डिफेक्ट को हम कैसे दूर करेंगे जीन थेरेपी से, ये समझाऊंगा मैं। ओके स्टूडेंट्स, अब फोकस करेंगे इस डायग्राम पे। तो एडिनोसाइन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी जीन थेरेपी फोकस है। इसमें हम क्या काम करेंगे? मान लीजिए बैक्टीरिया है बैक्टीरिया के अंदर से हमने प्लाज्मिड निकाल लिया, प्लाज्मिड वेक्टर है, इस वेक्टर के अंदर हमने डाल दी फॉरेन जीन, और फॉरेन जीन कौन सी है? ADA जीन है, जिसको हमने रिप्लेस करना है। तो ये आपका वो हो गया पर्टिकुलर होस्ट सेल, क्योंकि ये जो रिकॉम्बिनेंट
डीएनए है आपका वेक्टर, इसको आपने होस्ट सेल के अंदर डाल दिया बैक्टीरिया की, और अपना देखिए यहाँ पर इन्होंने दिखाई रखा है कि किस तरीके से वेक्टर है और ये आपकी फॉरेन जीन है। ये सेम चीज़ इन्होंने यहाँ दिखाई हुई है। अब इसको लेकर के हमने किसके अंदर डाला, इसको बेसिकली हमने लिया और रेट्रोवायरस के अंदर हमने इस पर्टिकुलर जीन को इंसर्ट किया। अब देखिए ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि क्या होता है, एक वायरस जो होता है ना, ये वायरस किसी बैक्टीरिया की सेल को यहाँ पर हार्म कर सकता है। कैसे हार्म करता है, जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर वायरस है। अब इस वायरस के अंदर क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर ये रहा, और ये पर्टिकुलर सेल है, इसका वेक्टर है और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये मान लीजिए बैक्टीरिया की सेल है। तो ये वायरस क्या काम करता है ये वायरस अपना प्रोटीन का जो कोट होता है इसको तो बाहर ही छोड़ देता है, और जो होस्ट की सेल है, बैक्टीरिया की सेल, उसके अंदर उसका जो पर्टिकुलर अपना डीएनए है, अपना जो बैक्टीरिया का डीएनए है, उसके साथ साथ ये अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल देता है। तो वायरस जब एक बैक्टीरिया को अटैक करता है तो अपना प्रोटीन कोड बाहर छोड़ देता है और एक अपना जेनेटिक मटेरियल सिर्फ अंदर डालता है। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये जो होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका अपना, उसके साथ वायरस का मटेरियल भी डीएनए का या आरएनए का इंसर्ट हो जाएगा और वो जुड़ जाएगा, और फिर ये जीन बनाएगा अपनी कॉपीज, और कॉपीज बनाएगा तो अंदर अपने आप को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। इस तरीके से ये बेसिक मैकेनिज्म है, वायरस जैसे मल्टीप्लाई कराता है। अब इसी चीज को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। रेट्रोवायरस आपने एग्जांपल सुना है, एचआईवी वायरस, रेट्रोवायरस एक ग्रुप ऑफ फैमिली ऑफ वायरसेस है। स्टूडेंट जेनेटिकली डिसेबल कर दिया हमने, मतलब ये डिजीज कॉज नहीं कर सकता। हमने जेनेटिकली इसकी वो जीन निकाल दी हैं जो डिजीज करेंगी, हार्म करेंगी बॉडी को। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वायरस की कैपेसिटी को यूज कर रहे हैं। कैसी कैपेसिटी है इसकी, तुरंत एकदम सेल के अंदर जाती मल्टीप्लाई करने वाली, उस एबिलिटी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट रेट्रोवायरस जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आरएनए से डीएनए बना सकता है। तो इसका रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए, और आरएनए से वो डीएनए बनाता है। उस डीएनए को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये भी मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसे बनेगा, देखिए यहां से हमने ये वायरस लिया, वायरस का है जेनेटिक मटेरियल, इस वायरस के जेनेटिक मटेरियल को हमने क्या काम किया, इस बैक्टीरिया की सेल से वायरस को इन्फेक्ट करा दिया। तो वायरस के अंदर जो पर्टिकुलर इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है वो चला जाएगा अंदर, और अंदर जाने के बाद ये पर्टिकुलर इनकॉर्पोरेट कर देगा जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया से, और वायरस की बहुत सारी कॉपीज बनकर के बाहर निकलेंगी। अब ये वो वाला वायरस है जो बाहर निकला। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मैं इसको इलस्ट्रेट करूंगा और भी डिटेल में आगे। देखिए ध्यान से, मैं एक नई स्क्रीन लेता हूं और अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये जो पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया की सेल है, इस बैक्टीरिया की सेल पर ये पर्टिकुलर वायरस आएगा जो कि है रेट्रोवायरस, और इसके अंदर है इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए, राइट। ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जिसके अंदर हमने ये बोला है कि हमने अपनी फॉरेन जीन एडीए जीन जो है डाली हुई है, राइट। अब तो कोई क्लैरिटी मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। जब ये पर्टिकुलर वायरस अंदर जाएगा तो ये अंदर आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि ये टोटली पूरा अंदर नहीं जाता है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर छोड़ देगा, और ये जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना देगा, और ये आगे जाकर के इंटीग्रेट कर जाएगा पर्टिकुलर, हमारा यहाँ फॉरेन जीन भी होगा, और ये इंटीग्रेट कर जाएगा वायरस का पर्टिकुलर जेनेटिक मेकअप जो अपने प्रोटीन बनाएगा। अल्टीमेटली वायरस की बहुत सारी कॉपीज यहाँ बन जाएंगी, और वायरस की इन कॉपीज के साथ साथ ये जो हमारा पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल है ये भी अपने प्रोटीन्स बनाएगा, राइट। देखिए इस डायग्राम में बहुत सारे यहां पर अब वायरस हैं, और वायरस के अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल में हमारी जीन भी जा चुकी है, राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहां लिखा भी हुआ है कि क्लोन्ड एडीए जीन अब वायरस के अंदर जा चुकी है। अब इस वायरस के अंदर हमारी क्योंकि जीन है तो इस वायरस को हम अब क्या करेंगे, इन्फेक्ट कराएंगे टी सेल्स के साथ। ये टी सेल्स आपको पता है लिम्फोसाइट्स हैं,
और इन्हें इन्फेक्ट कराया जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस होगा लैब के अंदर, और उसके लिए ये टी सेल्स को एक बच्चे के अंदर से, एक ह्यूमन के अंदर से निकाल लिया जाएगा। पहले एक्सट्रैक्टेड आउट सेल को, इन सेल्स को निकाल करके इन्हें लेबोरेटरी में इस पर्टिकुलर वायरस से इन्फेक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर हमारी एडीए जीन है जो उस बैक्टीरिया से आई थी, जिसे हमने ट्रांसजेनिक से, अपना जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया था, फॉरेन जीन इंसर्ट करके। तो कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रहा है तो इतना नहीं है, थोड़ा सा और ध्यान से सुनिए, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए अगर नहीं आ रहा है तो। फाइनली स्टूडेंट्स, जब इनको लेबोरेटरी में साथ में ग्रो कराया जाएगा तो वायरस इन सेल्स के अंदर भी अपना जेनेटिक मटेरियल भेज देगा, क्योंकि वो खुद पूरा अंदर नहीं जाता, अपना जेनेटिक मटेरियल भेज देता है। देखिए यहाँ पर ये ब्लू कलर से जो हमने दिखाया हुआ है, इसका मतलब ये जीन जिसके अंदर एडीए जीन था वो आ चुका है सेल के अंदर, और टी सेल के अंदर क्या हो जाएगा, टी सेल का अपना जो डीएनए है उसके अंदर हमारा एडीए जीन मिल जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो मतलब ये जो हमारी टी सेल्स बन करके आई, ये टी सेल्स अब इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, और इन टी सेल्स को उठा करके हम मल्टीप्लाई करेंगे लैब में, बहुत सारी इसकी कॉपीज बना देंगे लेबोरेटरी में, और ये उठा करके अब जेनेटिकली जो मॉडिफाइड हमारी जो है टी सेल्स हैं, इनको अब बेबी के अंदर डाल देंगे। तो इस बेबी के अंदर क्या होगा, ये जो टी सेल्स इसके अंदर जाएंगी बेबी के अंदर, उनके अंदर एडीए जीन प्रेजेंट है जो अपना प्रोटीन बनाएगा, और जो डेफिशिएंसी थी एंजाइम की वो कम हो जाएगी। तो एडिनोसाइन डीअमाइनेज कि जो पर्टिकुलर एंजाइम की डेफिशिएंसी थी वो कमी हो जाएगी, ये अब नहीं रहेगी, फुलफिल हो जाएगी कमी, और ये पूरे एंजाइम्स जो है हमारी बॉडी में अब बनने लगेंगे, राइट। तो क्या ये प्रोसेस एक बारी में सक्सेसफुली करा जा सकता है? देखिए ऐसा नहीं है, बार बार इस बच्चे के अंदर इस तरीके की जेनेटिकली इंजीनियर्ड टी सेल्स को भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमें इन्हें बार बार भेजना पड़ेगा। तो ये परमानेंट क्योर नहीं है। एनसीईआरटी ने भी ये बात लिखी है कि अगर परमानेंट क्योर चाहिए तो फिर हमें बोन मैरो की सेल्स को निकाल करके उसमें जेनेटिक मैनिपुलेशंस कर करके बच्चे के एम्ब्रियो के लेवल पर जो सेल्स हैं उसी में जीन थेरेपी कर देनी चाहिए थी, ताकि फ्यूचर में जब बच्चा बॉर्न हो और उसकी फिर मल्टीप्लिकेशन हो सेल की, तो करेक्शन, क्योंकि अर्ली स्टेज पर, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर हो चुकी है, तो थ्रू आउट दी बॉडी उसके अंदर, थ्रू आउट दी लाइफ उसके अंदर वो नेचुरली एडीए जीन अपना काम करती रहेगी। लेकिन इस मेथड से अगर हम जाएंगे, टी सेल्स को फिर हमें बार बार, जेनेटिकली इंजीनियर टी सेल्स को हमें बार बार डालना पड़ेगा। ये परमानेंट क्योर नहीं है। पूरा टॉपिक ऊपर से नीचे तक शॉर्ट में पढ़ाऊंगा दोबारा से। सबसे पहले हमने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड के अंदर हमने अपनी फॉरेन जीन एडीए जीन डाल दी। एडीए जीन एडिनोसाइन डीअमाइनेज एंजाइम बनाती है, वो एंजाइम टॉक्सिन्स को कन्वर्ट करता है। अगर वो टॉक्सिन कन्वर्ट नहीं हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। टॉक्सिन का नाम था डीऑक्सी एडिनोसाइन। नेक्स्ट, ये जब हमने बैक्टीरिया लिया, इस बैक्टीरिया को हमने एक रेट्रोवायरस से इन्फेक्ट कराया। रेट्रोवायरस हमने जेनेटिकली डिसेबल कर रखा है, ये इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता। अब ये जो वायरस है ये अपने आरएनए से डीएनए बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इसीलिए इसको फैमिली ग्रुप रेट्रोवायरस में रखा गया। जब इस वायरस को इन्फेक्ट किया जाएगा इस बैक्टीरिया की सेल से, तो बैक्टीरिया से निकल करके ये जेनेटिक मटेरियल वायरस के अंदर आ जाएगा, राइट। क्योंकि वायरस जब इन्फेक्ट करता है तो अपनी पूरे प्रोटीन की बॉडी को बाहर छोड़ देता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर डालता है और बैक्टीरिया की सेल के अंदर अपनी कॉपीज को बनाता है। जब इस बैक्टीरिया सेल से नंबर ऑफ वायरस बाहर निकलेंगे तो उनके जेनेटिक मेकअप में हमारी फॉरेन जीन एडीए जीन होगी। अब उसे हम इन्फेक्ट कराएंगे टी सेल्स के साथ। ये टी सेल्स एक पेशेंट से बाहर निकाली गई हैं। बाहर निकालने के बाद लेबोरेटरी में इन टी सेल्स को हमने मिक्स कराया इस वायरस के साथ या इन्फेक्ट कराया। वायरस जो है अभी हमारी बॉडी में अगर जाता भी है, पर्टिकुलर बॉडी में तो गया नहीं है, सेल्स के अंदर गया है, बॉडी में तो वायरस को भेजा ही नहीं हमने। लेबोरेटरी में ये पर्टिकुलर वायरस जब इन टी सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर भेज देगा। ये जेनेटिक मटेरियल जब अंदर जाएगा तो वो हम क्या काम करेंगे, अब इसके अंदर हमारी एडीए जीन जा चुकी है, इन टी सेल्स को हम कल्चर करेंगे, लेबोरेटरी के अंदर मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे और इन टी सेल्स को हम वापस से पेशेंट के अंदर भेज देंगे। जब ये अंदर जाएंगे तो मतलब एडीए जीन जा चुकी है थ्रू टी सेल्स
और ये सेल्स जैसे मल्टीप्लाई करेंगी तो एडीए जीन का ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, एडिनोसाइन डीएमाइनेज एंजाइम की कमी पूरी हो जाएगी और कुछ समय के लिए क्या होगा कि वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट हो जाएगी। लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये पर्टिकुलर टी सेल्स, जेनेटिकली इंजीनियर टी सेल्स को मल्टीपल टाइम्स बच्चे के अंदर या ह्यूमन के अंदर भेजना होगा। परमानेंट क्योर पर जाना है तो परमानेंट क्योर में उसको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर बोन मैरो सेल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। इतना सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा समझ लिया, डिटेल में जाने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ जाइए। और एग्जाम में आपको क्या लिख के आना है? एग्जाम में तो आपको सिर्फ इतना लिख के आना है, एग्जाम्पल एडिनोसाइन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी करेक्शन वाया जीन थेरेपी। एडिनोसाइन डीअमाइनेज एंजाइम, उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो भी लिख दीजिए, एडीए जीन, दिस जीन करेक्शन वाया जीन थेरेपी। खत्म बस, ठीक है। चलो स्माइल करो, इतना टेंशन नहीं लेते। चैलेंजेस, अब ये पूरा का पूरा जो आपका टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक में जीन थेरेपी में क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला है तो है कि भाई रिस्पॉन्स फ्रॉम इम्यून सिस्टम, आवर इम्यून सिस्टम माइट नॉट एक्सेप्ट दीज न्यूली इंट्रोड्यूस जीन। हमारे इम्यून सिस्टम ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दी, फिर क्या करोगे? पहला पॉइंट। भाई जो जीन आपने अंदर अपनी बॉडी में डाली, पेशेंट की बॉडी में डाली, उसमें म्यूटेशन हो गए, फिर क्या करोगे? कोई फायदा नहीं। हाई कॉस्ट है ट्रीटमेंट का, तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है जीन थेरेपी? बिल्कुल नहीं कर सकता जी, तो ये भी पॉइंट हो गया। डिलीवरी ऑफ द डिजायर्ड जीन एट द राइट प्लेस, जरूरी थोड़ा ना हमेशा हर बार वो राइट प्लेस पर ही जाए। वो टी सेल्स आपने जेनेटिकली इंजीनियर बॉडी में भेज दिए तो वो अंदर जाने के बाद एंजाइम्स प्रोड्यूस करें ही, हो सकता है ना भी कर पाए, कर दें तो हो सकता है कि वो इतने क्वांटिटी में ना हो कि बॉडी में जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। बहुत सारी चीज़ें और मिस्टेक्स भी तो हो सकती हैं, ठीक है। अनवांटेड म्यूटेशन साइंटिस्ट की हैंडलिंग की वजह से भी हो सकता है, और इस चीज़ को तो पॉसिबली बायो वॉर की तरह भी देखा जा रहा है, क्योंकि इस तरीके की सेल्स अगर बॉडी में जा सकती हैं और एक वायरस के थ्रू जा सकती हैं, तो वायरस तो क्या क्या हैवॉक क्रिएट कर सकता है, ये आपको पता ही है। तो ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस बनाए जा सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम। और वायरस यूजिंग एज अ वेक्टर, ये अपने आप में एक टॉक्सिसिटी भी शो करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में चैलेंजेस हैं, शॉर्ट में लिख दीजिए 5-6 पॉइंट। एंड दिस इज हाउ यू कैन कंक्लूड द पर्टिकुलर टॉपिक कि देखिए बहुत ही एफिशिएंट है जीन थेरेपी, एक अच्छा टेक्नोलॉजिकल टूल है, बायोटेक्नोलॉजिकल टूल, बहुत सारी डिजीजेस को क्योर करने में इसका रोल है। लेकिन हमें इस तरीके की टेक्नोलॉजी को मिसयूज नहीं होने देना है। जर्म लाइन जीन थेरेपी को एनकरेज नहीं करना चाहिए, लेकिन सोमैटिक जीन थेरेपी को हम अगर रेगुलेटेड मैनर में अप्लाई करते हैं फ्यूचर में पॉलिसी मेकिंग के साथ, तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड टूल एंड टेक्नोलॉजी विच कैन क्योर मेनी ऑफ दी पेशेंट्स, ठीक है। इस तरीके से एडीए जीन का एग्जाम्पल देकर के अपने आंसर को आप कंक्लूड कर सकते हैं।